My name is Gunjan Sharma. I'm third year MBBS student at AIMS Nagpur. So today we will start with chapter number 3 of class 12th, that is human reproduction. We will do NCERT exemplar of this particular chapter. Okay, so let's start with MCQs. Then we'll proceed towards very short answer type questions, then short and then long answer type questions. So let's start. The first question, as you can see on the left part of the screen. Wait, I'll zoom in the question. Yeah. So the first question is saying choose the incorrect statement from the following. So let's see कि statements क्या क्या दिए हैं. इसमें incorrect statement हमें पहचान के choose करना है. पहला statement दिया है in birds and mammals internal fertilization takes place. Birds and mammals में internal fertilization होता है, that is true. Outer fertilization तो नहीं होता है, mammals में आते हैं human beings and birds का you can also know. तो that is the true statement. Internal fertilization and external fertilization क्या होता है? जब अपना fertilization inside the body हो तो उसको हम बोलते हैं internal fertilization. ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. और अगर आउटसाइड द बॉडी हो तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे अगर आउटसाइड हो तो. ओके, बोलेंगे उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट इज कोलेस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स. ओके, कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क दैट मदर प्रोड्यूस फॉर द बेबी. ओके, जब मदर प्रेग्नेंट होके बेबी को बर्थ देती हैं तो जो फर्स्ट मिल्क बेबी को मिलता है मदर के थ्रू उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम. और कोलेस्ट्रम बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है बेबी के लिए क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं इम्यूनिटी के लिए और न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो दैट इज द राइट स्टेटमेंट. True statement. That is also true statement. Third statement is saying polyspermy in mammals is prevented by the chemical changes in the egg nucleus. So इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा because polyspermy तो prevent होती है mammals में, पर कैसे होती है that we have to see. Look in the diagram. There are so many sperm cells that you can see. One, ठीक है, A, B, C, D, E, and that is the F जो अंदर गया है. तो ये सारी की सारी जो स्पर्म सेल्स है ना बेटा, ये सब की सब एक एग को फर्टिलाइज करने का कोशिश कर रही हैं. ओके, तो ए बी सी डी ई ये पांचों की पांचों स्पर्म सेल्स जो हैं ये बाहर ही आके रुक जा रही हैं. बस एक एफ ही है जो अंदर गया है. ऐसा क्यों हो रहा है? क्या एग न्यूक्लियस इस प्रोसीजर में कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है जैसा कि आपके ऑप्शन में दिया, या फिर कुछ और है? तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि एक हमारे एग सेल के बाहर की कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडियाटा. दिस वन कवरिंग. तो इस कवरिंग में जो सेल्स होती है ना, ये प्रोटेक्टिव सेल्स होती हैं टुवर्ड्स योर एग. तो ये जो सेल्स है ना, ये बाहर ही स्पर्म को रिजेक्ट कर देती है, अंदर जाने ही नहीं देती है, और बस एक स्पर्म सेल को ही अंदर जाने देती है, जो कि इस केस में है सेल नंबर एफ. कभी कभार ऐसा होता है कि दो भी चली जाती हैं जब ट्विन बेबी का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, ट्विन बेबी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन मोस्टली एक ही सेल अंदर जाती है. और जब ट्विन बेबी का फॉर्मेशन होता है ना, तब एक्सेल भी दो होती है, दैट 2 एक्सेल. तो पर्टिकुलर 1 एक्सेल में तो एक ही जाएगा, एक से ज्यादा नहीं जाएगा. इसलिए पॉली एम्ब्रियोनी पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो द रीजन इज कोरोना रेडियाटा. यही मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखी है. ठीक है, इफ यू कैन रीड हियर, अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जोना पैलिसिडा लेयर ऑफ द ओवम. जोना पैलिसिडा कौन सी लेयर होती है? जोना पैलिसिडा कोरोना रेडियाटा के अंदर वाली लेयर होती है. तो जो आपके स्पर्म सेल्स होती है ना, ये आपके कोरोना रेडियाटा तक तो चली जाती है, लेकिन इसके अंदर एक और लेयर होती है जोना पैलिसिडा नाम की, जो स्पर्म सेल को वहीं की वहीं रोक देती है और ओनली 1 स्पर्म सेल को अलाउ करती है. तो ये जो जोना पैलिसिडा लेयर होती है, इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स. ओके, दैट इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन में चेंजेस इंड्यूस करेगा आपका जोना पैलिसिडा लेयर, और ये जो मेम्ब्रेन में चेंजेस होंगे ये ब्लॉक करेगा एंट्री
of additional sperms. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum, as you can see in the statement here. Okay, तो ये कुछ changes produce करता है जिसकी वजह से बस एक ही sperm अंदर जा पाता है और fertilize कर पाता है, बाकी के बाकी sperm बाहर की बाहर ही रुक जाते हैं. So your statement number C is incorrect. That is wrong statement. Statement number 4 is in the human female implantation occurs almost 7 days after fertilization, which is true. 7 दिन के बाद ही implantation होता है. तो the wrong statement is statement number C. So the right option is third option, which is saying statement number C is incorrect statement. Now question number 2. Question number 2 is saying identify the correct statement from the following. हमें एक सही स्टेटमेंट पता लगानी है कि जो भी ऑप्शंस दिए उनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है. ओके, तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और पता लगाते हैं. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या स्टेटमेंट्स मेंशन की है. पहला स्टेटमेंट है हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी सर्ज. ठीक है, इसमें ये लिखा है कि जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है तो वो ट्रिगर करता है ओव्यूलेटरी सर्ज को. ठीक है, मतलब ओव्यूलेशन वाला जो पूरा वो होता है प्रोसेस उसको ट्रिगर करता है. सेकेंड option is saying ovonial cells start to proliferate and give rise to functional ova in the regular cycles. ठीक है, from puberty onwards. तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है. हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर नहीं करता है ओव्यूलेटरी सर्ज को. क्या करता है? हाई लेवल ऑफ एलएच ट्रिगर करता है ओव्यूलेटरी सर्ज को. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. Okay, then coming up to the option number 2, ovonial cells start to proliferate and give rise to functional ova in the regular cycles from puberty onwards, which is again wrong. ठीक है, ओवोनियल सेल्स proliferate नहीं करती हैं फंक्शनल ओवा को प्रोड्यूस करने के लिए, तो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, प्यूबर्टी के बाद नहीं होता है ऐसा. कभी कभी 11 ईयर 10 ईयर्स जो प्यूबर्टी से पहले भी हो जाता है प्री प्यूबर्टल. एंड so yeah, that is the wrong statement again. Third statement is sperms released from seminiferous tubules are highly motile. ठीक है, sperms जो रिलीज होते हैं आपके seminiferous tubule से वो बहुत ही highly motile होते हैं, तो that is wrong. सारे नहीं होते हैं. Fourth statement, progesterone level is high during the post-ovulatory phase of menstrual cycle. Menstrual cycle का जो post-ovulatory phase होता है उसमें progesterone level high होता है, and that is the right statement. I will show you in the diagram. Okay, तो let's check out the diagram which I have put here. इस diagram में पूरा menstrual cycle explain है, आप आराम से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे number of days दिखा रखे हैं, ये 0 है. ठीक है, ये आपका ideally 14 day है और ये आपका 28 डे है. ठीक है, तो जो मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है 14 डे, इसमें देखो एलएच का सर्च जा रहा है, एफएसएच का भी जा रहा है, एफएसएच का जा रहा है और एलएच का भी जा रहा है. ईस्ट्रोजन इससे पहले है और प्रोजेस्टेरॉन का सर्च भी यहाँ पे है. ठीक है, दिस इज योर प्रोजेस्टेरॉन एंड दिस इज योर ईस्ट्रोजन. सॉरी, द ऑरेंज वन इज योर प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का सर्च यू कैन सी इट्स बिफोर द रिलीज. सो पहले आपका मेंस्ट्रुएशन वाला फेज है जो शुरुआत में है, फिर आपका फॉलिकुलर फेज है टिल डे 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है. एंड माइंड मी, ओव्यूलेशन का मतलब नहीं है ब्लीडिंग होना. यहाँ से ओव्यूलेशन रिलीज हो रहा है, ओव्यूल रिलीज हो रहा है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, रिग्रेसिव कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस एल्बिकेंस है. तो तब तक आपकी जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो इंटैक्ट है. लास्ट में जाके ये शेड करेगी आफ्टर डे 28. तो स्टार्टिंग में आपका फेज है शेडिंग वाला फेज जिसमें आपका ब्लीडिंग होता है, तो दैट इज मेंस्ट्रुएशन फेज. फॉर ये होता है आपका 3 to 7 डेज के बीच में हो सकता है. देन फॉलिकुलर फेज है, देन ल्यूटियल फेज है. तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बोल रहा है प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो दैट इज ट्रू. यू कैन सी अभी जब ओव्यूलेटरी फेज चल रहा था तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं था, एकदम स्टैटिक था. जैसे ही ओव्यूलेटरी फेज हुआ, इसको बोलते हैं हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज. जो ये वाला फेज है दैट इज कॉल्ड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज.
पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा स्टैटिक था ओव्यूलेटरी फेज में, पोस्ट ओव्यूलेशन में ही आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाता है। इसलिए आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है ना बेटा, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, और उसको लैंग्वेज में भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने। सो यू कैन सी द ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल, कौन से पार्ट्स होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस रिग्रेसिव, कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस हेमरेजिकम, ये ट्रांसफॉर्म होते हैं एज अ कॉर्पस ल्यूटियम। द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो ये प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा, इसलिए सर्ज आता है किसका, प्रोजेस्टेरॉन लेवल का पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, इट इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ओके, तो दैट्स व्हाई योर फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। यू कैन सी द स्टेटमेंट इज सेइंग progesterone level is high during the, one second, so the statement is saying progesterone level is high during the post ovulatory phase or menstrual cycle. So the right statement is statement number 4. So the correct answer is, which answer is correct? Option number 4. ठीक है। Now question number 3. Question number 3 is saying spot the odd one out from the following structures with reference to the male reproductive system. तो question number 4 basically ये बोल रहा है कि जो भी options दिए हैं उनमें से एक odd option निकालना है, ठीक है, with respect to male reproductive system. तो बेसिकली आपका अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंसिडर करना है तो सारे ऑप्शंस आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेबल होने चाहिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स होने चाहिए, और कोई ऐसा ऑर्गन या पार्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बिलोंग नहीं करता है वो ऑड वन आउट एक्सक्लूड हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या बोलता है। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एपिडिडाइमिस इज अगेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन से पार्ट्स हैं ये, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिसमें डक्ट्यूल्स आती हैं सारी, एपिडिडाइमिस, वासा फ्रेंशिया, वासा डिफरेंस, रेटिटेस्टिस, ठीक है। तो वासा फ्रेंशिया भी है मेल का। इस्थमस इज नॉट द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस्थमस इज द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो वो है पार्ट आपका फीमेल का, ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है जो यहाँ पे दे रखा है आपको, फैलोपियन ट्यूब। इसलिए isthmus is the right answer, which is the odd one option among all the options. So isthmus is a part of the fallopian tube, female reproductive system, while vasa efferentia, epididymis, retitestes are the accessory ducts of male reproductive system. Okay, now question number 4. Question number 4 बोल रहा है seminal plasma, the fluid part of semen is contributed by। आपका जो सेमेन होता है, यू मस्ट बी नोइंग सेमेन किस किस से बनता है, सेमेन का फॉर्मेशन कैसे होता है बताइए। सेमेन का फॉर्मेशन इज वेरी वेरी सिंपल। सेमेन इज कंपोज्ड ऑफ ये सेमेन, ठीक है। Semen is that particular fluid that ejaculates from male body, ठीक है। So semen is contributed by sperm cells, ठीक है, जो sperm cells बनेंगी, और दूसरा है आपका seminal plasma, ओके। seminal plasma जो फ्लूइड पार्ट होता है, तो सेल पार्ट वाला हो जाता है आपका ये स्पर्म सेल्स होते हैं आपकी सेल्यूलर पार्ट ऑफ सेमेन, ओके। और जो आपका फ्लूइड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म। तो पूछा है कि ये जो आपका सेमिनल प्लाज्मा है ना, योर सेमिनल प्लाज्मा, व्हाट इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये किससे बनता है, ठीक है, कौन बनाता है इसको। तो ऑप्शंस दिए हैं सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो आपका सेमेन होता है, ये इसका जो रूट होता है, इसका रूट हम थोड़ा समझते हैं, ये कहाँ से आता है। आपकी टेस्टिकल्स होती हैं, टेस्टिकल्स के अंदर सबसे पहले स्पर्म सेल्स बनती हैं, वो फिर जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट रूट से। सबसे पहले वो एपिडिडाइमिस से निकलती है, वासा डिफरेंस में पहुंचती है, ठीक है। फिर आपके पास कुछ एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं मेल पार्ट में, जिसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है, सेमिनल वेसिकल होता है,
बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती हैं। तो ये जो 3 ग्लैंड्स है ना, ये मिलके सेमिनल प्लाज्मा बनाती हैं, और फिर सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म सेल्स मिलके सीमन बनाएंगे, और ये सीमन जाके यूरिथ्रा में रिलीज होगा अलोंग विद योर पीनस। यूरिथ्रा में रिलीज होगा, जो पीनस के अलोंग पास आउट होता है। ठीक है, तो दैट इज द होल रूट। तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, तीनों की तीनों ग्लैंड हेल्पफुल होती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। सो द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो द ऑप्शन नंबर इज सेकंड is saying first, second, and fourth. So yeah, option number second is correct here. So you can also see here, I have mentioned all of it. You can also see क्या mention किया मैंने, the male accessory glands include paired seminal vesicles, prostate, and paired bulbourethral glands. Secretions of these glands constitute to the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium, and certain enzymes. क्या क्या होता है seminal plasma में? Fructose, calcium, and certain enzymes. ये जो secretions हैं also help in the lubrication of the penis. Okay. Now question number 4. Question number 4 हो गया. Now question number 5. Question number 5 is saying spermiation is the process of the release of sperms from. Spermiation process है release of sperms का. कहाँ से release होते हैं sperms? That we have to see. Okay. तो दो तरह के प्रोसेसेस, बहुत तरह के प्रोसेसेस होते हैं। मेनली आपको जब क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी, तो वो पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मिएशन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी अलग है, स्पर्मियोजेनेसिस भी अलग है, स्पर्मिएशन भी अलग है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स। पहली डेफिनेशन तो दे रखी है कि रिलीज ऑफ स्पर्म को ही स्पर्मिएशन बोलते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स। पर कहाँ से रिलीज होता है? सेमिनल ट्यूब्यूल से रिलीज होगा, वासा डिफरेंस से रिलीज होगा, एपिडिडाइमिस से रिलीज होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होगा। तो हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो बेसिकली स्पर्म्स वहीं से रिलीज होते हैं। द राइट आंसर वुड बी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। लेकिन हमें थोड़ा डिफरेंस देखना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस होता है स्पर्मियोजेनेसिस में एंड आपके स्पर्मिएशन में, क्योंकि ये डिफरेंस पूछा जाता है। तो आई हैव यहाँ पे एक टेबल मैंने लगाया है। इस टेबल को आप ढंग से देखिए और पढ़िए। इसमें सबसे पहले बात की गई है स्पर्मियोजेनेसिस की। तो देखते हैं, Spermiogenesis is the process by which haploid round spermatids complete an extraordinary series of events to become streamlined spermatozoa capable of motility. तो ये प्रोसेस है जिसमें spermatids कंप्लीट करता है एक सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, और उससे स्पर्मेटोजोआ बनता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ बनता है किससे? स्पर्मेटिड से। स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को बोलते हैं क्या? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, एंड आपके स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं फिर स्पर्मेटोजोआ से। ठीक है, और उसके बाद स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये होता है 4 स्पर्मेटिड्स में ये प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद होती है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोसेस? इस प्रोसेस के बाद स्पर्मेटिड जो होते हैं वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आपके जो स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स, ओके, साइट्स लिख रही हूं मैं यहाँ पे, स्पर्मेटोसाइट्स, उससे जब आपका स्पर्मेटिड बनता है, प्राइमरी सेकेंडरी ये सारे स्पर्मेटिड, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, एंड स्पर्मियोजेनेसिस होता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना। एंड स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच मैच्योर स्पर्मेटिड्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द सपोर्टिंग सोमैटिक सर्टोली सेल्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये प्रोसेस है जिससे स्पर्मेटिड्स रिलीज होते हैं सोमैटिक सेल, सर्टोली सेल से इनटू द लिमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो स्पर्मिएशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे रिलीज होता है स्पर्म। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी क्या
होती है, सर्टोली सेल्स होती हैं, वहां से कहाँ रिलीज होगा, ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रिलीज होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फिर वो आगे एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस यहाँ पे जाएंगे और फिर यूरेथ्रा में बेसिकली लास्ट में जाएंगे। तो दैट प्रोसेस ऑफ रिलीज इज स्पर्मिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड इज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स अकर्स आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, अकर्स इन द 4 functional spermatozoids. Last stage is spermatozoa, starts from spermatocytes. Spermatocytes से जब स्पर्मेटिड्स बनेंगे तो स्पर्मेटियोजेनेसिस, और जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेगा तो स्पर्मियोजेनेसिस, और जब स्पर्मेटोजोआ जब रिलीज होगा आपका तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो ये 3 चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में से कहीं पे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल 3 टर्म्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। तो इसमें भी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने की नीड है। इसमें बस यही क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है कि जो ग्राफियन फॉलिकल, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है वो आपके हेल्दी ह्यूमन फीमेल में, ठीक है, कितने से कितने दिनों के बीच में होता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेट्स सी द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो यहाँ पे गिवन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखिए पूरे डायग्राम बेस अच्छे से दे रखा है कि ये फॉलिकल है जो डेवलप हो रहा है, फिर एक मेच्योर ग्राफिकन फॉलिकल बना है यहाँ, दिस इज योर मेच्योर ग्राफिकन फॉलिकल। इसका पार्ट जाएगा अराउंड दिस टाइम पे, और ये जो ग्राफिन फॉलिकल है ये अराउंड इतने टाइम तक यहाँ पे है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पीरियड जिसमें 14th डे भी आ रहा है, तो हम यहाँ से 11 पीछे, मतलब 3 दिन पीछे जाएंगे और 3 दिन आगे जाएंगे तो 17th। तो 11 to 17 डे निकल के आ रहा है कि जिस टाइम पे आपका ये मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल प्रेजेंट होगा। तो ये पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड आ रहा है दैट इज 11 to 17th। ओके, 11 to 17 डे, मतलब 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है, पर 3 दिन बाद भी हो सकता है, 3 दिन पीछे भी हो सकता है। तो हम लेके चलेंगे -+3, तो 14 - 3 is 11, 14 + 3 is 17, इसलिए 11 to 17 day would be the correct answer, which is option number 2. So the mature graphene follicle is present in the ovary around 11 to 17 days of the menstrual cycle, and on rupture of which the ovum is released because of LH surge 1 to 2 days before ovulation। ठीक है, LH का सर्ज होता है एंड उस सर्ज की वजह से उसका रप्चर हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल का, और फिर वहां पे ओवम रिलीज होता है। तो द ऑप्शन वुड बी करेक्ट, वुड बी ऑप्शन नंबर 2, 11 to 17 day of menstrual cycle। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म occurs due to। आपका जो एक्रोसोमल रिएक्शन है वो क्या होता है, पहले वो समझना पड़ेगा, और फिर क्यों होता है। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है, और ड्यू टू मतलब रीजन पूछा है। ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द डायग्राम। इसमें ये एक्रोसोम पार्ट होता है आपका, ये आगे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम एक्रोसोमल पार्ट। और जब एक्रोसोमल पार्ट एग से जाके, ओवम से जाके फ्यूज करना चाहेगा, फर्टिलाइज करना चाहेगा, तो उससे पहले कुछ रिएक्शंस उसको अंडरगो करनी पड़ेंगी। अगर वो उन रिएक्शंस में पास हो जाता है, ठीक है, अगर वो आपका कंपैटिबल स्पर्म है, उसको रिएक्शंस पास हो गई, उसको परमिशन मिल गई अंदर जाने की, तब जाके वो जाइगोट बना के फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, फर्टिलाइज करेगा। अगर वो फेल हो जाता है रिएक्शन में तो नहीं करेगा। तो दैट इज द थिंग। तो ये जो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, ये रिएक्शंस होती हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान। ठीक है, ये कौन, जब आपका स्पर्म जोना पैलिसिडा लेयर ऑफ द ओवम के कांटेक्ट में आता है, कौन सा लेयर, जोना पैलिसिडा लेयर, जो अंदर वाला लेयर है ना, इसको जोना पैलिसिडा लेयर बोलते हैं। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं मेम्ब्रेन में जो ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, दस इट एंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। कुछ चेंजेस होते हैं आपके मेम्ब्रेन में जो बाकी स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं, ये चेंजेस। ठीक है, तो वो इंश्योर करता है कि एक ही स्पर्म अंदर जाए, और
कुछ सिक्रीशंस होते हैं उस टाइम पे जो एक्रोसोम निकालता है, मतलब स्पर्म निकालता है, जो स्पर्म की एंट्री को हेल्प करता है साइटोप्लाज्म में थ्रू जोना पैलिस्यूडा। और वो जो सिक्रीशंस है और जो जोना पैलिस्यूडा अंदर उसको जाने नहीं दे रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है एंट्री को, वो सब रिएक्शन को ही हम एक्रोसोमल रिएक्शंस बोलते हैं। और ये होती है ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द जोना पैलिस्यूडा लेयर ऑफ द ओवम। जो मैंने लेयर आपको इधर दिखाई, दिस लेयर इज जोना पैलिस्यूडा लेयर आपकी, ठीक है। नाउ इफ यू सी द ऑप्शंस यू कैन सी ओवर हियर, ये जो लेयर है ना, ये आपकी जोना पैलिस्यूडा लेयर है। तो if you see the option here, first option it's contact with the zona pellucida of the ovum, which is the correct answer. अभी समझाया। सेकंड फिर भी देख लेते हैं बाकी ऑप्शन क्या है। रिएक्शन विद द यूट्राइन एनवायरमेंट ऑफ द फीमेल, विच इज रॉन्ग, ठीक है। रिएक्शन विद द एपिडिडमाइबल एनवायरमेंट ऑफ द मेल, विच इज अगेन रॉन्ग। एंड्रोजन्स प्रोड्यूस इन द यूट्रस, अगेन रॉन्ग। तो इट्स द करेक्ट आंसर वुड बी कॉन्टैक्ट विद द जोना पैलिस्यूडा ऑफ द ओवा। तो एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म occur due to that. Now question number 8, which of the following is not a male accessory gland? कौन सी मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो खुशी मनाने की बात है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ सोचने का है ही नहीं, बस याद होना चाहिए कि मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी थी। तो अभी बता दीजिए कौन कौन सी पढ़ी थी हमने। हमने पढ़ी थी प्रोस्टेट ग्लैंड, हमने पढ़ा था सेमिनल वेसिकल, हमने पढ़ा था बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अगर ये सारे ऑप्शंस वहां पे हैं तो करेक्ट है, इनके अलावा जो भी है वो गलत है। तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, प्रोस्टेट भी है, बल्बो यूरिथ्रल भी है। तो कौन नहीं है? एम्प्यूला नहीं है। एम्प्यूला तो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है, ठीक है। तो दैट इज द odd one out option. Ampulla is a part of the fallopian tube, which is the accessory duct of the female reproductive system, not male reproductive system. Now question number 8, which of the following ये हो गया। question number 9th, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिविजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। चूज द करेक्ट वन विद रेफरेंस टू द अबव, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया की बात की है कि स्पर्मेटोगोनिया जो होता है आपका, स्पर्मेटोगोनिया वो क्या करता है? स्पर्मेटोगोनिया वो डिविजन करता है टू प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस का बढ़िया डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, इस डायग्राम को समझिए क्या बोल रहा है ये। हाँ, तो देखिए डायग्राम स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस, सबसे पहले तो ये समझिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, METID, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, ये डी है, ठीक है। स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन है फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनियम, उसके बाद स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। तो बेसिकली स्पर्मेटोगोनियम से, स्पर एंड गोनियम मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। गोनियम से जब आपका स्पर्मेटिड बनेगा तो इसको बोलते हैं आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनियम होता है आपका डिप्लॉयड, 2n होता है। इससे जब आपका स्पर्मेटिड बनेगा विच इज हैप्लॉइड, विच इज ओनली n, तो इसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम में होता है माइटोसिस। माइटोसिस के बाद जो स्पर्मेटोगोनियम होता है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज ऑल्सो डिप्लॉयड एंड स्पर्मेटोगोनियम इज ऑल्सो डिप्लॉयड, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बनाएगा ये, उसमें होगा मियोसिस नंबर 1, सबसे पहला मियोसिस यहाँ पे होगा। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, ठीक है। और ये इसका हैप्लॉइडी नंबर 2n नहीं होता है, इसका n होता है। यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गई है, इसका हैप्लॉइडी नंबर n होता है, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें ऑलरेडी डिविजन आपके हो गए हैं, और आपके कितने आपके बने हैं? 1 था ये, और यहाँ पे 2 बने हैं। इसका n है, इसका भी n है, और इसका 2n है, ठीक है। इसमें फिर दोबारा मियोसिस नंबर 2 होगा, ठीक है। मियोसिस नंबर 2 जब होगा
तो इसमें आपके बन जाएंगे चार स्पर्मेटिड्स, इनको बोलते हैं चार स्पर्मेटिड्स, ये भी सारे एनएन होंगे, और ये आगे जाके बनाएंगे आपके स्पर्म सेल्स, ये सारे हैं आपके स्पर्म सेल्स। तो ये पूरी प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटिड बनता है फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम। नाउ हम क्वेश्चन पे वापस जाएंगे और ऑप्शंस पढ़ेंगे कि क्या ऑप्शंस पूछे हैं और क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में बेसिकली यही बोला था कि स्पर्मेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस के रिगार्डिंग एक करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट बोलता है कि स्पर्मेटोगोनिया हैव 46 क्रोमोसोम्स एंड ऑलवेज अंडरगोज मियोटिक सेल डिविजन। तो दिस इज रॉन्ग। हमने बताया था पहला स्टेप होता है माइटोसिस, नॉट मियोसिस। तो दिस इज रॉन्ग, माइटोसिस नहीं होता है, ठीक है। मियोसिस नहीं होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस होगा, माइटोसिस। तो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिविजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो माइटोटिक सेल डिविजन से डिवाइड करती है, रॉन्ग। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस से डिवाइड करती है, अभी हमने देखा टेबल में। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 chromosomes and undergo second meiotic division, that is correct. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का जो प्लॉइडी नंबर था वो n था, ठीक है। अब n जो प्लॉइडी नंबर था वो एक और मियोटिक डिविजन करेगा, मियोसिस 2 जिसको बोला था, और स्पर्मेटिड्स बनाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर थर्ड की। देन स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटिड्स, व्हिच इज अगेन रॉन्ग। स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड्स में डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो ये रिवर्स होना चाहिए, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, स्पर्मेटोजोआ से स्पर्मेटिड नहीं बन रहा है। तो इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है, और राइट स्टेटमेंट आपकी थर्ड है, विच इज थर्ड स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी सिंपल। इसमें मैच द फॉलोइंग बोला है, ठीक है। तो इसमें बोला कि मैच द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव पार्ट्स ऑफ द स्पर्म एंड देयर फंक्शन, मतलब स्पर्म के पार्ट्स और उनके फंक्शन को मैच करना है आपस में, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या पार्ट्स दिए हैं और उनके फंक्शन हम बता देंगे। पहले तो आपको स्पर्म का पूरा डायग्राम आना चाहिए कि स्पर्म का डायग्राम क्या है। ये देख लीजिए, ये पूरा डायग्राम है स्पर्म का यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर ये होता है स्पर्म का न्यूक्लियस जो आपको इधर दिख रहा है, आगे होता है आपका एक्रोसोम, बीच में होता है स्पर्म का बॉडी, और नीचे होता है स्पर्म का टेल। तो ये पूरा स्पर्म का एक डायग्राम है, ठीक है। तो पीछे है टेल, बीच में ये है मिडिल पार्ट, दिस इज कॉल्ड मिडिल पार्ट, दिस इज कॉल्ड टेल। ये आपका हो गया हेड, हेड के अंदर न्यूक्लियस है, और हेड के आगे कवरिंग है एक्रोसोम की, ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग देखते हैं, मैच द फॉलोइंग में क्या है। तो इसमें फंक्शन लिखना है हमें, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में हमें फंक्शंस की बात करनी है। तो जो हेड होता है आपका हेड, ठीक है, हेड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है। तो फर्स्ट का हो गया फोर्थ, जेनेटिक मटेरियल। मिडिल पीस, मिडिल पीस के अंदर कोई ताकत होती है, क्या होती है, मिडिल पीस के अंदर एनर्जी होती है जिससे स्पर्म ना मूव करता है। तो थर्ड का हो गया एनर्जी, ताकत होती है। एक्रोसोम, एक्रोसोम जो होता है वो आउटर कवरिंग होता है, हेड के भी ऊपर रहता है। और हमने बताया था एक्रोसोम जो होता है वो एक्रोसोमल रिएक्शंस में काम करता है। रिएक्शन में किसकी जरूरत पड़ेगी, एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट हो गया एक्रोसोम का। टेल जो है, टेल हेल्प करता है मूव करने में, तो इसका हो गया मोटिलिटी। तो द ऑप्शन वुड बी ए का फोर्थ, बी का आपका थर्ड, एंड सी का आपका फर्स्ट, एंड डी का आपका सेकंड। तो ये देख लीजिए कहाँ है, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। तो इसमें भी नहीं है, सेकंड में दिख रहा है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। तो सेकंड विल बी द राइट। बस आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको एक ऑप्शन सही दिख ही गया है। तो अच्छे से लैंग्वेज में भी अगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया तो ये लिख के आ जाना जो मैंने नीचे लिखा है कि स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल से बनेगा। स्पर्म के हेड कंटेन करते हैं इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड एंटीरियर पोर्शन ऑफ व्हिच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। द मिडिल पीस possesses numerous mitochondria which produces energy for the movement of the tail that facilitates sperm motility essential for fertilization. तो
आई होप आपको ये सब समझ आ गया हो। जो मैंने हिंदी में ऊपर बोला है वही चीज मैंने इंग्लिश में नीचे लैंग्वेज में लिख रखी है। अगर ये एमसीक्यू की जगह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया तो ध्यान से लैंग्वेज का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अच्छे से देख लीजिए कि क्या लैंग्वेज लिखी है। ये लैंग्वेज इस्तेमाल करके जो अंडरलाइन है रेड कलर से वो आपको लिख के आनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th इज लाइक कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम्स। 23 क्रोमोसोम्स तब होंगे जब वो हेप्लॉइड होगा, ठीक है, हेप्लॉइड, जब उसका प्लॉइडी नंबर n होगा। तो यही बताना है कि इनमें से किसके पास 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, बस मतलब कौन हेप्लॉइड है। तो स्पर्मेटोगोनिया तो 2n होता है, जाइगोट भी आपका 2n होता है, सेकेंडरी oocyte आपका हेप्लॉइड होता है, और oogonia भी आपका 2n होता है। तो बेसिकली आंसर आपको पता है कि सेकेंडरी oogonia है, तो सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte इज अ हेप्लॉइड सेल दैट इज प्रोड्यूस ऑन द meiotic डिविजन इन प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में जब meiotic डिविजन होगा तो सेकेंडरी oocyte बनेगा। इट कंटेन 23 क्रोमोसोम्स व्हाइल ऑल अदर सेल्स लिस्टेड आर डिप्लॉयड एंड हैव 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दोबारा मैच द फॉलोइंग दिया है। देखिए मैच द फॉलोइंग में क्या पूछा है, मैच करते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैच द फॉलोइंग में आपका दिया है ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट तो एक लेयर होती है, हमने पढ़ा था। ट्रोफोब्लास्ट जाइगोट की लेयर होती है जो आगे जाके यूट्रस में जाके इम्प्लांट करने में हेल्प करती है। तो थर्ड देखिए, आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसाइट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, तो इसको तो बोल देंगे ट्रोफोब्लास्ट, कहीं और लेयर की बात नहीं की गई है। क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज डिवाइड करने को बोलते हैं ना, डिविजन को। तो माइटोटिक डिविजन ऑफ जाइगोट इज क्लीवेज। देन थर्ड इज इनर सेल मास, मतलब सेल मास मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा ये सेकेंड, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो इज इनर सेल मास। इम्प्लांटेशन मतलब यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाना, एम्बेड हो जाना। तो एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसाइट इन द एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस। तो ऑप्शन आपके होने चाहिए 4, 3rd, 2nd, 1। तो देखिए कहाँ लिखा है 4, 3rd, 2nd, 1, नहीं 4, 3rd नहीं, सॉरी, फर्स्ट का है 3rd। तो 3rd, 4th, 2nd, 1, 3rd, 4th, 2nd, 1 कहाँ है? ये भी नहीं है। 3rd, 4th, 2nd, 1 सेकंड है, ठीक है। वही चीज नीचे एक्सप्लेन की है कि माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट करता है जाइगोट में, और उसके बाद आपकी क्लीवेज होती है। माइटोटिक डिवीजन को इसलिए क्लीवेज बोला है। ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, फिर मोरुला बनता है, मोरुला के बाद ब्लास्टोसाइट बनेगा। ब्लास्टोसाइट का एक बाहरी लेयर होता है जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोला है। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर इनर सेल मास होता है। ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम में, ठीक है। ये आउटरी बाहरी लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट नाम की। इनर सेल मास जो होता है वो अंदर के ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। अंदर के ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एम्ब्रियो बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इनर सेल मास। डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो, सब चीजें यहाँ पे लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। तो यहीं से कर लेना आप। नाउ नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, द वासा डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एस। तो क्वेश्चन नंबर 13 तो किया ही नहीं हमने, पहले क्वेश्चन नंबर 13 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। तो जब हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी हमने पता भी पढ़ लिया था कि जब ह्यूमन प्लेसेंटा बनता है तो ह्यूमन प्लेसेंटा भी आपका एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करता है, क्योंकि वो कुछ हार्मोन को रिलीज करता है। तो हमने उन हार्मोन के नाम पढ़े थे, एक बार लिस्ट आउट कर लेते हैं कौन कौन से थे। एचसीजी था सबसे पहले। एचसीजी तो प्रेगनेंसी कंफर्मिंग हार्मोन भी होता है, ये तभी रिलीज होता है प्लेसेंटा जब बनता है। उसके बाद आपका एचपीएल था, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। एचसीजी क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एंड दिस इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एचपीएल। और कौन से हार्मोन थे? और आपका एस्ट्रोजन था, आपका प्रोजेस्टेरॉन भी था, ठीक है, ये सब थे। लेकिन कहीं पे भी एलएच नहीं पड़ा। एलएच तो हमारी ओवरी ही बनाती है। एलएच इज सिक्रेटेड बाय ओवरी ओनली। तो ऑप्शन में एचसीजी है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, एलएच भी है। तो एलएच है जो नहीं होगा सिक्रेटेड, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन में होगा 4th। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द वासा डिफरेंस रिसीव्स डक्ट from the seminal vesicles and opens into urethra as।
वासा डिफरेंस रिसीव करता है डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन करता है यूरिथ्रा में एज। तो पूरा पाथवे आपको पता होना चाहिए वासा डिफरेंस का, ठीक है। वासा डिफरेंस जो होती है वो कहाँ से उसमें डक्ट जुड़ती हैं और उसके बाद वो यूरिथ्रा में कैसे रिलीज होती हैं। तो बेसिकली हमारी सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल होती है टेस्टिस में, वहां से एपिडिडाइमस जाता है, एपिडिडाइमस जाके फिर वासा डिफरेंस बनाता है, वासा डिफरेंस में और डक्ट जुड़ती हैं। जो सेमिनल वेसिकल की डक्ट है वो वासा डिफरेंस में जुड़ेगी, सेमिनल वेसिकल अपने सिक्रीशन डालेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड की जो डक्ट है वो भी वासा डिफरेंस में जुड़ेगी, और फिर वासा डिफरेंस जाके आपकी यूरिथ्रा में जाके ओपन होगा और वहां से वो बाहर जाएगा बॉडी के। तो ये पूरा पाथवे होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है वासा डिफरेंस रिसीव डक्ट, सही बात है, यूरिथ्रा में ओपन होगा। तो यूरिथ्रा में वासा डिफरेंस जब ओपन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आपका इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट नाम होता है। एपिडिडाइमिस पहले ही आ गया, यूरेटर का कोई रोल नहीं, यूरेटर किडनी से आता है, कोई टेस्टिस से नहीं आता, इफ्रेंट डक्ट्यूल भी नहीं है। तो इजैकुलेटरी डक्ट एक राइट आंसर होगा इसमें। तो देखो इसमें लैंग्वेज में भी लिख ही रखा, हाईलाइट करके दिखाती हूँ। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स के नाम लिए पहले कौन कौन सी होती है, टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंस। The seminiferous tubule of the testes open into vasa efferentia through reti testes. तो seminiferous tubule जो होती है testes की वो vasa efferentia में open होती है through reti testes. The vasa efferentia have the testes. vasa efferentia में testes है और open into epididymis. vasa efferentia leave करती है testes को. vasa efferentia leaves the testes and open into epididymis. ठीक है, vasa efferentia leave the testes and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. ठीक है, उसके बाद एपिडिडाइमिस लीड करता है वासा डिफरेंस को, वासा इफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के आसपास लूप बना के फिर नीचे जाती है और सेमिनल वेसिकल से इसमें डक्ट रिसीव होती है और उसके बाद यूरिथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट की तरह खुलती है। तो ejaculatory duct is the right answer in this question. Now question number 15. Question number 15 बोल रहा है urethral meatus refers to the, urethral meatus का क्या मतलब है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। meatus का मतलब पता है किसी को? meatus क्या होता है? meatus का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है। मतलब कुछ चीज कहीं पे जाके ओपन होगी तो उसको साइंटिफिक और बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं मियाटस, ओपनिंग, छेद। तो यूरिथ्रल मियाटस किस चीज को रेफर करता है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट को बोलेगा, या फिर ओपनिंग ऑफ वासा डिफरेंस इनटू यूरिथ्रा, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, मसल सराउंडिंग द यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ओपनिंग को बोलेगा, मियाटस का मतलब ही ओपनिंग है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो यूरिथ्रा originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. ठीक है, पीनस के थ्रू यूरिथ्रा जाएगा, पीनस के बीच में, और ओपन होगा, और इस ओपनिंग का नाम है यूरिथ्रल मियाटस, ओपनिंग। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर व्हाट? सेकंड, ओपनिंग ऑफ द वासा डिफरेंस इनटू यूरिथ्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16. मोरुला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज। अभी ऊपर समझाया था कैसे क्या समझाया गया है। अगर आप इस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ोगे कि पहले बनेगा, देखिए आपका जाइगोट, एक प्लान जगह पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, उसमें डिवीजन होंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। डॉटर सेल्स बनेंगे, उनको हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स, और उन डॉटर सेल्स जो ब्लास्टोमियर्स हैं उस एम्ब्रियो को हम बोलेंगे मोरिला। मोरिला आगे जाके कन्वर्ट होगा ब्लास्टोसिस्ट में, और फिर उसके बाद वो ब्लास्टोसिस्ट जाके आपका ट्रोफोब्लास्टिक लेयर के हेल्प से अटैच हो जाएगा और वो आगे जाके आपका पूरा बनाएगा इन्फेंट जो भी है। जाइगोट आपका पूरा डिवाइड होगा और फिर आगे जाके वो एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। बेसिकली दिस इज द whole basic thing that you need to understand regarding this. Okay, now I will tell you, सिंपल सा आप उस वे में समझ लीजिए इसको, रेफरेंसिक वे में। यहाँ पे दिखा देती हूँ बना के, या ऊपर जगह है, हाँ ये जगह है, यहाँ देखिए आपका स्पर्म
और एग, ओवम फर्टिलाइज होके बनाया जाइगोट, ये जाइगोट है। जाइगोट में फिर डिविजन्स हुए, तो 4 to 16 सेल्स बनी डिविजन के बाद, जिनको हमने बोला ब्लास्टोमियर्स। ये जो ब्लास्टोमियर्स की 4 to 16 वाली स्टेज है, जिसमें मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे 1 2 3 16 सेल स्टेज, इसको बोला है मोरुला। मोरुला आगे जाके बनाता है आपका, और डिवाइड होगा, ये और डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड बहुत डिवाइड होगा, और ये बनाएगा आपका ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट जाके आपका फिर बनेगा फाइनली एम्ब्रियो। ठीक है, ये इम्प्लांट वगैरह हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि मोरुला किसको बोलते हैं, कौन सी स्टेज होती है, किस किस के बीच में स्टेज होती है। तो पहला ऑप्शन ही देखो सही दिख रहा है मुझे, तो पहले ऑप्शन में लिखा है बिटवीन दी जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, विच इज करेक्ट। अभी दिखाया बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रुला, नो, गैस्ट्रुला बाद की स्टेज है। इम्प्लांटेशन के बाद नो, बिटवीन द इम्प्लांटेशन पार्टुरेशन नो। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज। ओव्यूलेशन के टाइम पे जो मेम्ब्रेनस कवर आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओवम पे, वो पूछा है। आउटरमोस्ट कौन सा होता है? हमने अभी ओवम के डायग्राम देखे थे, और उसमें हमने एक लेयर की बात की थी, जोना पैलिसिडा। पर जोना पैलिसिडा की जस्ट बाहर एक लेयर थी जिसका नाम था कोरोना रेडियाटा। ठीक है, डायग्राम दोबारा देखना है तो देख लीजिए, ये रहा डायग्राम आपका, ऊपर देखा था हमने डायग्राम। सेकंड राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन पे आप सॉल्यूशंस देखिए, लेफ्ट में मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो ये डायग्राम है आपका ओवम का, एंड ये जो बाहर की कवरिंग आपको की कवरिंग, इसको बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। और जब ओवम रिलीज होता है तो यही आउटर मोस्ट लेयर होती है, और अंदर की लेयरिंग जो होती है वो है जोना पैलुसिडा, ये जो ऑरेंज कलर का अंदर का लेयर है। ठीक है, तो दो ही लेयर्स होती हैं, और मेन दो ही लेयर्स हैं आपकी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन, और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिए हैं कोरोना रेडियाटा। राइट आपकी लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए, कोरोना रेडियाटा दिया है, ठीक है, और जोना रेडियाटा दिया है, जोना पैलुसिडा दिया है, एंड कोरियोन दिया है। तो कोरोना रेडियाटा सीधा सीधा आंसर आपका है इसमें। ठीक है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कोरोना रेडियाटा है। तो द आउटरमोस्ट मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज कोरोना रेडियाटा, फॉर्म बाय द फॉलिकुलर सेल्स। इनर टू कोरोना रेडियाटा इज जोना पैलुसिडा, अभी बताया, जो एक्रोसोमल रिएक्शन में हेल्प करता है, विच इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेटेड बाय ओवम इटसेल्फ। आउटरमोस्ट फॉलिकुलर सेल से बनता है, इनर मोस्ट जो इनर वाला जो होता है जोना पैलुसिडा, वो ग्लाइकोप्रोटीन से बनेगा। तो कोरोना रेडियाटा इज द करेक्ट आंसर। Now question number 18. Identify the odd one from the following. ठीक है, odd one देखना है, odd one क्या है, तो ऑप्शंस देख के हम पता लगा लेंगे odd one क्या है। odd one का मतलब है जो बाकी ऑप्शन से अलग है, जो हटके है। तो ऑप्शंस आपको दिए हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं? ऑप्शंस आपको दिए हैं लेबिया माइनोरा, फिम्ब्रई, इनफंडिबुलम एंड इस्थमस। तो फिम्ब्रई आपका फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, इनफंडुलम भी पार्ट है, और इस्थमस भी पार्ट है, लेकिन लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, ये दो चीज जो थी वो हमने बाहर वेजाइनल उसमें पढ़ी थी। जो आपकी वेजाइनल की बाहर की कवरिंग होती है ना, जिसमें वेजाइनल ऑरिफिस होता है, क्लिटोरिस होता है बीच में, यहाँ पे लेबिया माइनोरा होता है, लेबिया माइनोरा का कवरिंग लेबिया मेजोरा होता है, ये वहां पे पढ़ा था। ये अंदर का पार्ट नहीं था, एक्सटर्नल पार्ट था, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट थे फिब्रियम। तो ऑड वन आउट तो समझ आ ही रहा है कि लेबिया माइनोरा है। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आया तो ये पूरा लिख के आना कि हर फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, हाँ, फैलोपियन ट्यूब का भी डायग्राम देख लीजिए, एम्प्यूला, फिम्ब्रई, इनफंडिबुलम, इस्थमस क्या होता है। तो देखिए, तो an extend from the periphery of each ovary to the uterus, the part closer to the ovary is called funnel shape infundibulum। ये ओवरी होती है, यहां से ये रिमूव कर देती हूँ मैं, यहां से एक ट्यूब आती है,
ओवरी को पकड़ के रखती है ये ट्यूब, और ये जाके ट्यूब आपके यूट्रस में खुलती है। ये आपका यूट्रस है, दिस इज कॉल्ड यूट्रस, दिस इज योर ओवरी। ये पूरी ट्यूब जो आपको दिखाई है, ये पूरी ट्यूब है आपकी फैलोपियन ट्यूब। तो जो ओवरी को पकड़ने वाला जो सबसे पास वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम इन्फंडिबुलम। और जो ये फूला सा पार्ट आपको दिख रहा है आसपास, ये होता है आपका एम्प्यूला। ठीक है। फिर edges of the infundibulum possess finger-like projections called fimbriae which helps in the collection of the ovum। तो ये जो इंस्थमस होता है ना, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाल के ओवरी को पकड़ता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम होता है आपका फिम्ब्रेई। ठीक है। और इस्थमस होता है ये पूरा पार्ट जो अटैच करता है ओवरी को आपकी यूट्रस से, इसको बोलते हैं इस्थमस। तो ये सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। और फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है ना, उसमें होता है आपका लेबिया माइनोरा, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, हाइमन, क्लिटोरिस, जो मैंने अभी बनाया था। इसलिए ओड वन आउट है लेबिया माइनोरा। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो गए आपके बेटा सारे एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। सो आई थैंक यू सो मच। I'll see you in my next session.